मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है। विशेष सेशन क्लास में आइए और फोकस्ड है विशेष प्रश्नों पर, उनकी विशेष व्याख्याओं पर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बिना किसी भूमिका के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सभी छात्र और छात्राएं फटाफट क्लास में आए और रिप्लाई करेंगे। पहला प्रश्न परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा परीक्षा भवन में दिमाग अपना यूज करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आप देखिएगा, वो ये कह रहा है कि 1767 से 69 के बीच में बंगाल का गवर्नर कौन था। अब मामला ये है कि कौन था, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव है, वेरेल्स्ट है, कार्टियर है, या फिर काउंट डी लाली है। देख लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि काउंट डी लाली तो नहीं हो सकता है। अब इन तीनों में कौन सा एक है? तो मुझे लगता है जब सब क्लास में सभी छात्र आ चुके हैं तो रिप्लाई भी करना चाहिए। और देखिए, बताइए मुझे, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। और अब चलिए, मैं आपकी सुविधा के लिए क्लाइव को भी हटा देता हूं। तो अब इन दोनों में से कोई एक है, 50-50। और अब आप जवाब दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है वेरेल्स्ट पर आपने निशान लगाया होगा। सही जवाब है वेरेल्स्ट। तो अब मामला ये है कि जब क्लाइव आया, बंगाल का गवर्नर बना, और उसके जाने के बाद, फिर आने के पहले 2 बार उसकी गवर्नरशिप है। कौन कौन बंगाल के गवर्नर के रूप में बने और कौन कौन से लोगों ने बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया, तो देखिएगा क्लाइव की दो जो कार्यकाल है क्लाइव का, वो 1756-57 से आप कह सकते हैं 60 तक है, और फिर 65 से 67 तक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्लाइव का 2 कार्यकाल है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। और फिर देखिएगा वेरेल्स 1767 से 69 के बीच में है, सामने लिखा हुआ है। और कार्टियर 1769 से 72 के बीच में है। ये जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक उसी तरह जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो बेसिकली इल्तुतमिश के बाद तुरंत कौन शासक बना, रजिया के बाद तुरंत कौन शासक बना, मतलब इस तरह के प्रश्न है। मसूद शाह है, बैराम शाह है, नासिरुद्दीन महमूद शाह है, इनका क्रम। उसी तरह गवर्नर जनरल के क्रम से भी प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, गलतियां ना हो। और चौधरी रहमत अली का नाम आपने सुना होगा। वो कह रहा है कि अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर, ये उसका एक पंपलेट है। और आप देखिएगा हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में वो है नाउ और नेवर, है ना, ऐसा करके है। और यही हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। और अगर हिंदी में बात आ जाए तो शायद हम लोगों का दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। ये प्रकाशित कब हुआ था? जिसमें वो एक पाकिस्तान शब्द का सृजन करता है। कौन? ये चौधरी रहमत अली। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? तो वो यही है, रहमत अली। और अब मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पर सही कर लिया होगा। और ये 1933 है ना। ये कहता है कि हमें अब इसके लिए काम करना चाहिए, और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए एक पृथक जो राष्ट्र होना चाहिए, वो पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? फिर यहाँ से सांप्रदायिकता और तमाम बातें आगे हैं। इस प्रश्न को देख लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। अच्छा प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के लिहाज से, और परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी? पीसी रे हैं, या फिर जोगेंद्र घोष हैं, चिदम्बरम पिल्लई हैं, या फिर सैयद हैदर रजा है? अब मैं बता दूं, हैदर रजा तो नहीं है। अब इन 3 में आपको जवाब देना है। और ये ध्यान देना होगा कि परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, उसमें कई छात्र सिलेक्शन पाए रिटर्न में, और कई छात्रों का सिलेक्शन कुछ खास विशेष कारणों से नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि एक जगह फोकस करिए, इतना पढ़िए जितना यूटिलाइज कर लीजिए। बहुत पढ़ेंगे और कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई है अलग अलग स्रोतों से, तो परीक्षा भवन में आपको दिक्कत होगी। और यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, पीसी रे को जवाब मत दीजिएगा। और अब आपके लिए जवाब आसान है, और ये है चिदम्बरम पिल्लई। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे होंगे। अगले प्रश्न को देख लीजिए। और अगला प्रश्न ये है कि हॉकिंस ने जहांगीर के काल में, हाँ, हॉकिंस आया है जहांगीर के दरबार में। आपको पता है इंग्लिश खान की उपाधि भी देता है जहांगीर, इसे 400 का मनसब भी देता है जहांगीर, इसे पता है ना आपको ये सारी बातें। तो वो कह रहे हैं कि हॉकिंस जो है वो जहांगीर के काल में एक सिक्के का उल्लेख करता है, अशरफी का उल्लेख करता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मूल्य कितना बताया है।
इस अशरफी सिक्के का मूल्य कितना था? 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए या फिर 20 रुपए? और इस प्रश्न को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है छात्रों में, और मुझे उम्मीद है फिर 9 रुपए आप बता रहे हैं, तो गलत बता रहे हैं, और यहाँ पे जवाब है 10 रुपए। और यूरोपियों में हॉकिंस को, थॉमस रो को विशेष याद रखिएगा। जैसे एक बात और भी है कि जब हॉकिंस को भेजा गया था तो ये नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, जहांगीर यहाँ पे मुगल शासक बन चुका है, और ब्रिटिश जहां से वो आया था दूत के रूप में, वो अकबर के दरबार में भेजा गया था, लेकिन पहुंचा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। क्यों? क्योंकि इस समय तक अकबर की भारत में डेथ हो चुकी थी। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं, हॉकिंस से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, थॉमस रो और भी तमाम लोगों से जुड़े हुए, निकोलस विथिंगटन और आगे आगे। फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से, मतलब वो बंगाल का सूबेदार कौन था जिसने फ्रांसीसियों को, ध्यान दीजिएगा, 1674 में चंद्रनगर में अपनी एक कोठी बनाने की, फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी थी। ये ध्यान देना होगा, फ्रांसीसी यानी कि पौंडीचेरी का संस्थापक कौन है? चंद्रनगर में कब बनी फ्रांसीसी कोठी? तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पे शाइस्ता खान है, सरफराज खान है, मुर्शीद कुली खान है और अली वर्दी खान है। और थोड़ा सा भी दिमाग अगर आपका जा रहा होगा तो 1674 की बात हो रही है, और 1674 और ये तीनों जो आते हैं वो 1717 के बाद आते हैं। मुर्शीद कुली खान बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक, याद आ रहा है ना? तो यहाँ पर शाइस्ता खान हो जाएंगे। ये वही शाइस्ता खान है जो औरंगजेब का मामा है, और ये वही शाइस्ता खान है जिसकी उंगलियां शिवाजी महाराज ने काट दी थी, और इसको भागना पड़ा था, और फिर बाद में औरंगजेब इससे बहुत नाराज हो गया। याद आ रहा है? अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मार दिया था, ये बात पता होगी, और कब मारा था, वो डेट और वो सन। अफजल खान का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला बतारी। मुझे उम्मीद है ये सब कुछ याद आ रहा होगा आपको। हाँ, एक विशेष बात अभी आपसे मैं शेयर करूंगा, और वो ये बात है कि भाई हम लोगों का बहुप्रतीक्षित एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों की एक 20 प्रश्न पत्रों की एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लॉन्च हुई है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी सूचना दी थी, अमृतवाणी के नाम से है, ध्यान रखिएगा। 20 प्रश्न पत्र हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न हैं, कठिन प्रश्नों की विशेष व्याख्या है, पाठ्यक्रम के सभी अध्याय शामिल हैं। विशेष बात यह है, अपनी लॉन्चिंग के तीसरे दिन ही सैकड़ों की संख्या में इसकी प्रतियां बुक हुई हैं, सीमित संख्या में इसकी प्रतियां छपी हैं। आप चाहें तो इस पुस्तिका को आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपनी पढ़ाई की श्रृंखला में 2500 बहुत विशेषीकृत प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जल्दी आपको मिलेंगे नहीं। अमृतवाणी एनसीईआरटी बेस्ड है, ये अभी लॉन्च हुई है और बुकिंग एडवांस चल रही है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अमृतवाणी को मंगा सकते हैं। और आपको हमेशा से पता है कि 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों के ऑलरेडी पहले से हैं। टॉपिक वाइज अमृत संजीवनी है, ये आपको पता है, 3000 प्रश्न टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ अमृत संजीवनी है। और फिर मेडवल का अमृत गंगा के नाम से है, 2500 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन से और परवर्ती मुगलों तक है। और फिर आपको पता है मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी, बहुत महीनों से आप सुन रहे हैं, और ये 2000 प्रश्न है। तो एनसीईआरटी वाले और ये जो अमृतवाणी को लेकर के 10,000 प्रश्न हो गए, मतलब 3000 अमृत संजीवनी में, 2500 आपके अमृत गंगा में, 2000 अमृत मंजरी में, और फिर 2500 आपके अमृतवाणी में। 10,000 प्रश्नों का एक विशेष पैकेज है, आप चाहें तो अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। बढ़िया से पढ़िएगा, कठिन प्रश्नों की विशेष व्याख्या है, इसे देख लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की उपाधि किसने दी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। और फिर यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने क्या कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा। उपाधियों का बड़ा बड़ा रोल है, और यहाँ पर महान प्रहरी के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने परिभाषित किया था। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर पा रहे होंगे, इन प्रश्नों को रिकॉल कर पा रहे होंगे, और इन जो हम लोगों के क्लास की और प्रश्नों की उपादेयता है वो आपको तब पता चलेगी जब परीक्षा हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि इसमें
इसी टेस्ट सीरीज से और हमारी इसी पुस्तिका से अब तक जो इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाते रहे वो मैक्सिमम प्रश्न यहीं से मिलते हैं। बड़ी वैज्ञानिक ढंग से हम लोगों ने चीजों को तैयार किया है। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध घटनाक्रम किस गवर्नर जनरलशिप में घटा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या हार्डिंग? करीबी जवाब हो सकता है और ध्यान देना होगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को मत चुन लीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग को मत चुन लीजिएगा। और ये मामला क्या था ये आपको पता है, बढ़िया से पता है। देखिएगा गलतियां ना हो, सरल प्रश्न बहुत परीक्षा में गलत हो रहे हैं। और फिर देखिएगा ये बहुत अच्छा है, वेद समाज। अब देखिएगा वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर यह भी पता चल रहा है केशव चंद्र सेन ने की थी। और कब हुई थी? 1854 में हुई थी। ये बढ़िया है। मद्रास में स्थापित हुई थी, उसकी पहल उन्हीं की है। अब बात क्या हो रही है? उसी को दोबारा 1871 में, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार आया है। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों से पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि किसने इसको चलाया, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसने चलाया? तो देखिएगा वेंकट रत्नम नायडू है, राजगोपाला नायडू है, सुब्बारायला चेट्टी है या श्रीधरालू नायडू है। और हमें लग रहा है कि इस प्रश्न को आप कर लेंगे। यहाँ पर ये एकदम सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है और धीरे से आप इस विकल्प को आराम से चुन सकते हैं और वो है के श्रीधरालू नायडू। मुझे उम्मीद है कर पाए होंगे आप। और आगे देखिएगा, कौन सा गवर्नर जनरल अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार है? सरल प्रश्न है। वो गवर्नर जनरल जो अरबी फारसी भाषा का जानकार है, विशेष जानकार है। देखिएगा, और कॉर्नवालिस है, हेस्टिंग्स है, बेंटिंक है, रॉबर्ट क्लाइव है। और मुझे लगता है इस प्रश्न को भी आप कर लेंगे। बेंटिंक को मत चुनिएगा और ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। गवर्नर जनरल से पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी हमेशा एक दो प्रश्न होते हैं, संवैधानिक विकास से एक प्रश्न होते हैं, है ना। इस तरह से हम लोगों ने टॉपिक को इस तरह से किया है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये जो हम लोगों की एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के प्रश्न भी शामिल हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा देख पा रहे हो कि अमृतवाणी है, 2500 प्रश्न है, 125 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र में है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, 20 पेपर हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे प्रश्न जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, ऐसे प्रश्न जिन पर आपकी नजर नहीं होती है एनसीईआरटी पर, वो सब हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर दिया है ताकि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत, विशेष प्रश्नों की जरूरत ना पड़े, है ना। अब मामला ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परीक्षा में कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है और कंफ्यूजन की स्थिति से ही प्रश्न गलत हो रहे हैं, सिलेक्शन गलत हो रहा है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा और ये देखिएगा, पहला सुव्यवस्थित भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है? तो देखिएगा विद्वान कौन है, मैक्स मूलर है, विंसेंट आर्थर स्मिथ है, राजेंद्र लाल मित्रा है या फिर विल्किंसन है, देख लीजिएगा। और मुझे लग रहा है गलती नहीं होगी और ये विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं और मैक्स मूलर को मत चुनिएगा, वी ए स्मिथ भी लिख सकते हैं आप इन्हें, विंसेंट आर्थर स्मिथ, है ना। और बढ़िया बात यह है कि जो परीक्षा वाणी हमने आपको भी बताई है अपनी अमृतवाणी, इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और भारत की आजादी तक प्रत्येक प्रश्न पत्र में हर टॉपिक में 2-3 प्रश्न हैं। जैसे ये प्रागैतिहासिक काल से शुरू होगा और अमृतवाणी हमारा 1950 उसके आगे तक जाता है, हर टॉपिक से 2-3 प्रश्न है। मतलब प्रागैतिहासिक काल है, ताम्रपाषाण काल है, फिर हड़प्पा है, वैदिक है, 16 महाजनपद है, मौर्य काल है, ऐसे मतलब सब टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक ब्रॉड एंड वाइड आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी पूछी गई है कि ये बताइए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? वी एस स्मिथ ने लिखी है। और ये कब तैयार किया? 1904 में तैयार किया। मुझे उम्मीद है स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट किया होगा और कर लेंगे। मंत्र महिमा का आश्चर्य की उपाधि किसे दी जाती है? मैंने अभी 3 दिन पहले जब राजपूत काल की क्लास ली थी तो वहां पर डिस्कस किया था और इसमें मंत्र महिमा के आश्चर्य अब आप बता देंगे। लक्ष्मीधर हैं, किसके दरबार में थे ये आप बताइएगा। और इनकी एक पुस्तक का नाम है कृत्य कल्पतरु, आपको पता होगा। तो लक्ष्मीधर किसके दरबार में थे ये बात आप जल्दी से बता दीजिए, रिप्लाई करिएगा। और रिप्लाई करने का मतलब क्लास में
खाली मत बैठिए। रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि किस प्रतिहार शासक को दी गई है? तो अब बढ़िया है, रघुकुल मुक्तामणि वो राजशेखर ने दी है। किसको दी है? महेंद्रपाल को नहीं, महिपाल प्रथम को दी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान दीजिएगा। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबार में रहे हैं, और अगर कभी दोनों विकल्प साथ में हो तो महेंद्रपाल प्रथम को चुनिएगा, महेंद्रपाल प्रथम नहीं है तो महिपाल प्रथम को चुनिएगा, और फिर बाकी चीजें आपको अच्छे से सब पता ही है। अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया, किस वंश ने किया? तो प्रतिहार, चौहान, चंदेल और फिर यहाँ पर गैडवाल वंश है। और मुझे लगता है इस प्रश्न को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। चौहान वंश को मत चुनिएगा सर, और ये चंदेल वंश है। मुझे उम्मीद है बढ़िया फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा होगा। तुरुष्क दंड नामक कर का उल्लेख किन राजपूत अभिलेखों में हुआ है? तुरुष्क दंड नामक कर का उल्लेख किन राजपूत अभिलेखों में हुआ है? ध्यान दीजिएगा, चौहान, कलचुरी, गढ़वाल, कलचुरी, प्रतिहार, चंदेल, पाल और राष्ट्रकूट। आप जल्दी से बताइए। अब इस प्रश्न को मैं ऐसे कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट हर प्रश्न है, हमारी क्लास का हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और जो प्रश्न आपका सिलेक्शन निर्धारित कर दे, या फिर जो प्रश्न पूछा गया है और फिर से गलत ना हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर गढ़वाल और कलचुरी वंश के शासकों के अभिलेखों में है। मुझे उम्मीद है बढ़िया किया होगा, गलत नहीं हुए होंगे। और अभी तक कितने प्रश्न हुए हैं? 14 प्रश्न हुए हैं। 14 में मुझे लगता है अगर 2-3 गलत हो रहे हैं तो अब तक 2-3 प्रश्न गलत होने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके गलत हो गए अब तक। और तुर्कान चहलगानी का संगठन, ये जो संगठन है, इसका गठन और विघटन किसने किया? तो अब आपको पता है गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। विघटन किसने किया? तो ये बलबन ने कर दिया था। तदनुसार ये 2 और 4 आना चाहिए। 2 और 4 यहाँ पर सी में दिखाई पड़ रहा है। तुर्कान चहलगानी, बलबन ने विघटन कर दिया क्योंकि वो खुद भी तुर्कान चहलगानी का सदस्य था और इन तुर्की सरदारों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं से वो वाकिफ था। और ध्यान देना होगा कि जैसे ये भी कहा जाता है कि रजिया के पतन में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो तुर्की सरदारों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, है ना। ये सारी बातें हैं, बढ़िया से आपको एक बार रिवाइज हो गया होगा। और फिर रजिया ने क्या किया, ऐबक ने क्या किया, ऐबक की क्या उपाधियां थी, और खुद को किसने ईश्वर की छाया, अल्लाह की छाया घोषित किया, वो बलबन है। किसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में, इस्लाम में, दिल्ली सल्तनत में पहले किसने सुल्तान घोषित किया? इल्तुतमिश। इस्लामी इतिहास में खुद को किसने पहली बार घोषित किया? सुल्तान, वो महमूद गजनवी, आपको पता है। तो देखिएगा, हिंदू ज्योतिषी रतन को सिंध का राजस्व अधिकारी किसने नियुक्त किया? हिंदू ज्योतिषी रतन का नाम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सिंध का राजस्व अधिकारी, तदुपरांत सहवान का सूबेदार नियुक्त किया। कौन है वो? तो इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है। और मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न को आप कर लेंगे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक है रतन, हिंदू अधिकारी रतन की नियुक्ति करने वाला वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और मोहम्मद बिन तुगलक से भी अधिकांश प्रश्न फोकस्ड होते हैं। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान आपको घोषित करना है जिसने तैमूर के पुत्र शाहरुख की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और वो दिल्ली सल्तनत का वो शासक जो भारत से बाहर करों को भेजता रहा। ध्यान दीजिएगा, भारत से बाहर करों को भेजने वाला कौन है? तो सैयद मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है, आलम शाह है, खिज्र खान है। कोई नालायक आदमी ही होगा। और आपको पता है ये खिज्र खान है, याद आ रहा है ना, खिज्र खान। और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, एक खिज्र खान अलाउद्दीन का बेटा भी है। अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खान, और खिज्र खान के लिए एक किताब लिखी है अमीर खुसरो ने आशिका, याद आया होगा आपको। तो एक नाम से कई लोग भी हो सकते हैं, तो ऐसी गलतफहमी ना हो जाए कि वो अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खान है। ये खिज्र खान है, किस वंश का संस्थापक है, ये भी आपको पता होगा। इतने सरल प्रश्नों को आज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में चीजें रिकॉल हो जाए। तैमूर के आक्रमण के समय किस राज्य की मुस्लिम महिलाओं ने, देखिए राजपूत महिलाओं के जौहर करने का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने कहां पर आत्मदाह कर लिया, अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया? दिल्ली, भटनेर, पंजाब और मुल्तान। ठीक है ना, गलती मत करिएगा सर। और ये भटनेर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भटनेर है ना। मुस्लिम महिलाओं के जौहर करने का साक्ष्य कहां पर है? वो भटनेर में है। इस प्रश्न को देख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में युद्ध विराम का सिद्धांत कब लागू हुआ?
दिल्ली सल्तनत में युद्ध विराम का सिद्धांत कब लागू हुआ? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खान और बहलोल लोदी। जवाब दीजिएगा खिज्र खान, बहलोल लोदी कौन है सर? और फिर मुझे लग रहा है अब कर पाएंगे। फिरोज शाह तुगलक को मत चुनिएगा। युद्ध विराम का सिद्धांत बहलोल लोदी के काल में लागू हुआ है। आज मैं आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें खुद ब खुद याद आ जाएं, आपको मुझे बताना ना पड़े। और अब क्या है कि भाई मुझे लग रहा है अक्टूबर के 15-16 अक्टूबर में आपकी पीजीटी की परीक्षा है और अब जल्दी ही आपको सेंटर्स और एडमिट कार्ड के बारे में पता लग जाएगा। रिवीजन की प्रक्रिया को लगातार मेंटेन रखिएगा। नए छात्र जो हमारे जुड़ रहे हैं उनको मैं फिर से एक बार सूचना देना चाह रहा हूं, केवल विनम्रता पूर्वक एनसीईआरटी पर आधारित, मतलब एनसीईआरटी के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं, मतलब और भी प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रश्न भी हैं इसमें। अमृतवाणी के नाम से हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। 2500 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न पत्र हैं। इसमें सभी प्रश्नों का जो समावेश है, कठिन प्रश्नों की वो व्याख्या है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आजादी के बाद तक हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पुस्तिका को आप मंगा सकते हैं, अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा भी हमारे पास 3 और प्रैक्टिस सेट हैं। एंशिएंट का अमृत संजीवनी के नाम से टॉपिक वाइज 3000 प्रश्न है इसमें। अब देखिएगा बहुत से छात्रों ने, हजारों छात्रों ने मंगाई है ये पुस्तिकाएं। मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों के साथ है। मेडवल इंडिया का 2500 प्रश्नों के साथ टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। और फिर मॉडर्न इंडिया का हमारा ये अमृत मंजरी के नाम से 2000 प्रश्न है, यूरोपियों के आगमन से हैं। और सब कठिन प्रश्न जितने भी हैं व्याख्या दी हुई है और आपको आंसर शीट भी साथ में है। तो आप चाहें तो अब 1 महीने का समय है, आप अच्छे से परीक्षा के लिहाज से अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचा सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं चीजों को और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फिलहाल इसको देखिएगा, दक्कन राज्य के शासक को अबला बाबा कहा गया। थोड़ा देखिएगा अबला बाबा कौन है। और फिर कहते हैं जगत गुरु भी कहा गया है। अबला बाबा जगत गुरु के खिताब से नवाजा गया। इसकी संगीत में गहन रुचि थी और विभिन्न रागों पर आधारित इसने एक पुस्तक भी लिखी है, किताब नवरस। ध्यान दीजिएगा। तो वो है कौन वो शासक, है ना? तो अब पिन पॉइंट्स सारे आपको पता चल रहे हैं और यहाँ पर ये विकल्प देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। और वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आईने अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद है किसने किया? रॉबर्टी और बेवरीज ने किया या फिर ब्लॉकमैन और जैरेट ने किया? बेवरीज और ब्लॉकमैन ने किया, सचाओ और बेवरीज ने किया। मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप जवाब दे पाएंगे और ये ब्लॉकमैन एवं जैरेट हैं। ध्यान दीजिएगा। रॉबर्टी ने किसका किया? मैडम एस बेवरीज ने किसका किया? और फिर इसी सचाओ ने, आपको पता होगा वो तहकीक हिंद अलबरूनी की पुस्तक है, इसी सचाओ ने अलबरूनीज इंडिया के नाम से किया है। मैडम एस बेवरीज ने बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये सारी बातें और बहुत सारी पुस्तकें जो इंग्लिश में अनुवादित हुई हैं या फारसी से संस्कृत में अनुवादित हुई हैं, उन पुस्तकों को आपको अच्छे से याद करना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नए छात्र, देख सकते हैं। आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम कब हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ग्लैडविन ने प्रारंभ किया। तो प्रारंभ किया ग्लैडविन ने, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। फिर 1873 में ब्लॉकमैन तथा जैरेट ने इसका अंग्रेजी अनुवाद पुनः प्रारंभ किया, जो 1893-94 में जाके पूर्ण हुआ। तो मुझे उम्मीद है चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी और क्लास में बड़ी धैर्य के साथ, बड़ी अनुशासन में आप बैठे, प्रश्नों को रिप्लाई किया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हम लोगों की क्लास कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट हम लोगों के चलते रहें और आपका ये मुकम्मल होता रहे। चूंकि छात्रों ने, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, छात्रों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया। क्लास में टॉपिक की शुरुआत हुई थी, जैसे मैंने राजपूत काल पढ़ाया, छात्रों ने उत्साह ही नहीं दिखाया। छात्र ज्यादातर ये चाह रहे थे कि इस समय प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाए अधिक से अधिक। तो प्रश्नों को जो क्लास का फोकस है वो प्रैक्टिस पर ही होगा। तो फिलहाल आज हम लोग विदा ले रहे हैं और जल्दी ही मिलेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, किताबों के बारे में, क्लास के बारे में सारी जानकारी आपको मिल सकती है। इस स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएं। तो आज विदा ले रहा हूं, मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।